हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज आपका ज्योग्राफी का पेपर था। आई होप अच्छा ही हुआ होगा, पेपर काफी अच्छा था। ठीक है, तो चलो हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेट 1 है मेरे पास। 3 घंटे का पेपर था, 70 मार्क्स का था। ठीक है, ये तो पता ही होगा। खैर, तो हम मूव करते हैं इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेल ट्रेडिंग केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है कि जो होलसेल ट्रेडिंग है ना, उससे रिलेटेड कौन से ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द न्यूमरस इंटरमीडियरीज, मर्चेंट्स एंड सप्लाईज हाउसेस। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज एंड मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस वगैरह जो है इससे कनेक्टेड रहते हैं। एंड होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स। ये भी सही है, होलसेल जो है वो काफी क्रेडिट देता है रिटेल स्टोर्स को। एंड यहाँ पे जनरली रिटेलर्स ऑपरेट वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर कैपिटल्स। ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे सही कौन सा नहीं है, ये सही नहीं है। ये काम जो है रिटेलर्स का है ये। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 जो है ये करेक्ट है। तो आंसर ए इज करेक्ट। देन मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एज यू नो, ये तो आपको पता था कि ऐसे क्वेश्चंस तो आने ही है भाई। तो इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन पोर्ट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो रॉ मटेरियल्स के नियर बाई ही अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करती हैं। बिल्कुल सही बात है, जहां पे खदानें वगैरह होंगी ना उसके नियर ही आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इसका रीजन क्या बता रहा है कि इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन। ये भी सही बात है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट जो देखो इतना हैवी ये जो माइंस का सामान होता है इतना बल्कि होता है। ठीक है, तो इससे क्या है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसकी मतलब एक तरीके से कटौती हो जाती है, तो उनको प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। एंड जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रीजन ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सिटीज। तो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये सिटीज में ही होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन इन सिटीज, तो ये भी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। एनसीईआरटी के बेस पे ये दे रखा है पूरा। एंड नेक्स्ट है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम डिनाई कर सकते हैं, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो सिटीज में है तभी तो लोग काम करने के लिए जाते हैं। हाँ, ये मतलब एक एक्सपेंशन तो हो रहा है अर्बन एरियाज का, लेकिन हम क्या है इसको अभी फॉल्स इसलिए बताएंगे क्योंकि ये तीनों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे यही स्टेटमेंट थोड़ा सा कम इसको सूट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन इतना तेजी से भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। है ना, यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। वैसे कहीं कहीं सोर्सेज में महाराष्ट्र भी बता रहा है, लेकिन आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से गोवा ही को कर देना था। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीकल्चर क्रॉप इन इंडिया आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इट इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया। तो ये मतलब ऐसी उमस वाले एरिया में, नमी वाले एरिया में इसकी खेती की जाती है। एंड वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो इट 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। और जो वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स है ना वो क्या करते हैं कि ये जो क्रॉप है इसकी 3 बार कल्टीवेशन कर देते हैं एक ही साल में। तो जैसे इनके नाम भी क्या दे रखे हैं, जैसे ऑस है, अमन है एंड बोरो है। तो ये 3 जो वैरायटीज है वो कौन सी क्रॉप की हैं, एंड इट इज ग्रोन एज खरीफ क्रॉप। ये खरीफ का क्रॉप है। ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश ये सब जो है नंबर 1 पे, मतलब वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है। ये 3 जो है ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इस क्रॉप के। तो ये हो जाएगा आंसर राइस। एंड देन 7th क्वेश्चन देखेंगे, 2 स्टेट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन इट्स रिसोर्स बेसिस। ये सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसके रिसोर्सेज के हिसाब से होता है। जैसे सपोज करो कि भाई मतलब किसी भी स्टेट में जो उसके रिसोर्सेज है उसके हिसाब से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजीज एज वेल इन्वेस्टमेंट। तो ये भी सही बात है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे कैसे जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी वहां पे। जैसे सपोज करो कि जैसे झारखंड है, झारखंड में जैसे कोल माइंस है, तो अगर वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो रिसोर्सेज का क्या किया जाएगा, तो वो तो पिछड़ ही जाएगा ना।
तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजीज का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को फोकस कर दिया है इसने, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद 8th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है नेशनल वाटरवे नंबर 1, ये कौन सा, ये तो हमने कई बार सैंपल पेपर में डिस्कस किया था, ठीक है। गंगा नदी के ऊपर है नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जाता है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 जो है ये सादिया धुबरी वाला है ना, तो मोस्टली हम लोगों ने इसको बहुत बार डिस्कस किया था, ये ब्रह्मपुत्र पे है। एंड नेशनल वाटरवे 4 वाला जो है ये कौन सा है, ये गोदावरी पर है स्टूडेंट। एंड 5th वाला जो है ये मताई रिवर पे है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आसपास बहती है, ठीक है। और ये गोदावरी तो आपको पता ही होगा, ये साउथ में बहती है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा टी। Which of the following is an example of modern city? तो मॉडर्न सिटी के हिसाब से आप देखो इसमें 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसके हिसाब से आपको मॉडर्न सिटी बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका हैदराबाद, वैसे नोएडा भी है, पुणे भी है, लेकिन अब इसमें क्या दे रखे हैं उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। एंड उसके बाद बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द गैरिसन टाउन। तो गैरिसन टाउन इसमें कौन से हैं, ये माओ है, बबीना है, उधमपुर है, ठीक है। तो ये आपको गैरिसन टाउन में आ जाएगा। उसके बाद ये हमने कई बार डिस्कस किया था, है ना, कि टूरिज्म वाला है जो वो कौन सा टाउन है, रिलीजियस टाउन कौन सा है, कल्चरल टाउन कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन सा है। तो इसमें गैरिसन टाउन जो है आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटलमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स। से आपको बताना है कि कौन सा सेटलमेंट है, किस टाइप का सेटलमेंट है। हमने कितना बोला था, मतलब कि सेमी क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड, है ना, ये कौन से एरियाज होते हैं, मैंने इमेजेस दिखा दिखा के आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हर्ट इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आइसोलेटेड हर्ट से मतलब एक तरीके से एकांत में बनी हुई इनकी झोपड़ियां हैं, इनके घर हैं। एंड इट इज विजिबल ऑन द स्लोप ऑफ स्मॉल हिल्स। घर मतलब जो घर है वो स्मॉल हिल्स पे बने हुए होते हैं, जहाँ पे टेरेन एरिया होगा, हिली एरिया होगा, वहीं पे मिलेगा ये एरिया। तो ये कौन सा एरिया था, डिस्पर्स्ड एरिया था, ठीक है ना। और दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेघालय, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिस्पर्स्ड आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 12th क्वेश्चन पे। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन 1853, बिल्कुल सही है। एंड रेलवे लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश टू डैश। तो ये कहां से कहां तक चली थी, हमारे भारत में जो सबसे पहले रेल चली थी ना, वो कहां से कहां तक चली थी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये चली थी मुंबई टू थाने, ठीक है। आंसर ए इज करेक्ट। Then 13th बोल रहा है which one of the following human body system get affected the most of the water pollution। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही था भाई, है ना। तो ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा सिस्टम जो है वो वाटर पोल्यूशन से अफेक्ट होता है। अब देखो नर्वस सिस्टम है, ये क्या अफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी है। वैसे होने को तो ये थोड़े थोड़े सारे ही होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने गंदा पानी पी लिया, है ना, या पानी में कुछ ऐसी चीजें थी जो आपके बॉडी को सूट नहीं कर पाई या उसमें जर्म्स थे, तो वो हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, ठीक है। पेट खराब हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज इन मेजोरिटी इन द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में कौन सी ट्राइब रहती है, तो ये रहती है भील ट्राइब। भील जो है ये मध्य प्रदेश की ट्राइब है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इसका हिंदी में है, हाँ यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से आ गया है। ये आपके सारे फेजेस पढ़ाए गए थे ना, 1901 से लेके 1921 तक फर्स्ट फेज है, फिर 1921 से 1951 तक सेकंड फेज है, फिर 51 से 81 तक थर्ड फेज है, ऐसे 81 से आगे जो फोर्थ फेज है। तो ये आपके उसी के ऊपर आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन। ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना था। तो अगर आपको पूरा आइडिया होगी भाई फर्स्ट वाले में क्या था, स्टैग्नेंट एंड स्टेशनरी वाला था, लो जो हमने देखा था सारी चीजें, उसका स्टडी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाता है थर्ड फेज में। तो ये हमने कई बार सैंपल पेपर में डिस्कस भी किया था इसके बारे में, तो उसी से रिलेटेड बोल रहा है ये। तो यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। तो स्टैग्नेंट एंड स्टेशनरी वाला ये कौन सा था आपका, ओनली वन वाला फेज है, ठीक है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द डेथ रेट डिक्लाइन द मोस्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये कौन सा वाला है, ये सेकंड वाला है, जहाँ पे डेथ रेट जो है ये डिक्लाइन हो जाती है और बर्थ रेट जो है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तभी तो रफ्तार पकड़ती है फिर पॉपुलेशन। उसके बाद यहाँ पे 17 आता है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में आज की डेट में भी मतलब अगर देखा जाए तो कौन सा कंट्री, अब देखो यहाँ पे जापान जो है ये काफी मतलब बहुत डेवलप्ड कंट्री है, कनाडा तो ये तो वैसे ही हट गई।
अब आपको इन दोनों में देखना है, तो केन्या में तो बहुत ही ज्यादा बेकार हालत है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड स्टेज पे आ रहा है ना, जहाँ पे क्या है आपका बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेक्शन बी में दे रखा है, ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट टर्शरी सेक्टर के बारे में पूछ रहा है ना। तो जैसे प्राइमरी सेकेंडरी हमने पढ़े थे, टर्शरी भी हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है आपका जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इसमें इंक्लूड होता है। इसमें स्किल्ड लोग आ जाते हैं, लेबर आ जाते हैं काम करने वाले, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो देश की जीडीपी बढ़ाता है, वो यही सेक्टर बढ़ाता है सबसे ज्यादा, है ना। तो उसके बारे में हमने कितनी बार डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, ये आपको सारा पढ़ना था वैसे, है ना, पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको एक, अगर आपको पूरा आइडिया होगा ना कि टर्शरी सेक्टर क्या होता है, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि व्हाई इज मैन पावर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो क्यों ये बोल रहा है, अब इसका आंसर तो शायद इसी में ही छिपा होगा। अगर आप देखो यहाँ पे दिख भी रहा है मुझे कि मैन पावर जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का। क्यों? क्योंकि टर्शरी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है ना, उसमें क्या होता है, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन होने चाहिए, है ना, एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट्स होने चाहिए। तो तभी तो क्या है, सर्विस सेक्टर आगे बूस्ट करेगा, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पे डिफरेंसेस बता रहा है, मतलब डिफरेंसेस पूछ रहा है हमसे कि सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आप डाल सकते हो स्टूडेंट की जो सेकेंडरी सेक्टर के जो पीपल होते हैं ना, मतलब जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मेन जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक तरीके से जो प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं या क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब कोई भी एक चीज से, मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो फिनिश गुड प्रोवाइड कर देते हैं, बना के दे देते हैं, वो आपके सेकेंडरी में आ जाएंगे। लेकिन उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो टर्शरी जो सेक्टर के जो लोग होते हैं ना उसको यूज करते हैं। तो जैसे टर्शरी सेक्टर में क्या आ जाएंगे, अगर आप बीमार हो गए हो ना, तो आप किसको कॉल करोगे, डॉक्टर को कॉल करोगे, है ना, वही तो आपको ट्रीटमेंट करेगा। तो ऐसे ही है, अगर आपको पढ़ना है तो आप किसको सर्च करते हो, टीचर्स से पढ़ते हो, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रदान कर रहे हैं, तो इसी से तो आपका एक फ्रेम बन रहा है। तो इसीलिए जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट ये भी है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, लेकिन भाई आज की डेट में जो टर्शरी सेक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंजेस सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टर्शरी एक्टिविटीज जो है ना, वो किस तरीके से एक प्रोडक्शन का एंड एक्सचेंज का भी काम कर रही है। तो जैसे कि क्या है, देखो प्राइमरी में क्या होता है कि किसी भी चीज का जो रॉ मटेरियल है ना, वो प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे फार्मर्स ने क्या किया, गेहूं उगाए, ठीक है, उन्होंने क्या रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किया। उसके बाद क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर वाले जो लोग होंगे ना, ये फैक्ट्रीज में उन गेहूं को लेकर आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये आटा बनेगा, इसका मैदा बनेगा, व्हाटएवर जो भी उससे बनता है। लेकिन वो आप तक पहुंच कैसे रहा है, वो सर्विस, वो जो चीज ये यहाँ पे बन रही है, ये आप तक पहुंच कैसे रही है, यही जो चीज है ना, इसी को ये किस में आ जाएगी, ये टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी। तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम है, लॉजिस्टिक का काम है, कोई कम्युनिकेशन का काम है, तो ये कौन करता है, ये टर्शरी एक्टिविटीज में आता है, टर्शरी सेक्टर के लोग करते हैं। तो इसीलिए वो प्रोडक्शन में भी इसको बोला जाता है कि वो प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज कैसे हो रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कंसल्टेंट होते हैं मार्केटिंग में, है ना, जो एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं, है ना, और मतलब बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, हमारे देश की जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करते हैं, कुछ आइडियाज वगैरह देने में, तो है ये एक्सचेंज के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप डाल सकते थे। उसके बाद तो ये 19 वाला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये यहाँ पे दे रखा है, इस हिसाब से देखो यहाँ पे आपको देखना था कि भाई कल्टीवेटर्स है, ये ना एग्रीकल्चर, ये थोड़ा सा प्रिंट ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से करना था। ये आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे से देख के कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं कि भाई कौन से भी दो स्टेट बताओ जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटर्स है, ये तो आप कर सकते थे, इसीलिए ग्राफ जैसा है, मतलब पहचानना है आपको। अब यहाँ पे हम देख लेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ डू डिफरेंसेस इन नेशनल रिसोर्सेज बिकम द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि किसी भी कंट्री के पास जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से वो कैसे इंटरनेशनल ट्रेड करता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि सपोज करो कि कोई भी दो देश है, जैसे मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, कोई भी दो देश है, जैसे एक ले लेते हैं हम इंडिया और दूसरा ले लेते हैं हम जापान, है ना। तो इंडिया जो है ये एग्रीकल्चर करने में बहुत आगे है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर ये करता है, और जो जापान है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ज्यादा अच्छे से बनाता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये दोनों ही अपने अपने फील्ड में, मतलब अपने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे, तो ये ट्रेड भी उतना अच्छे से कर सकते हैं। तो जो इंडिया है ना, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कम है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से लेगा, और इसके पास क्या है, एग्रीकल्चर का सामान कम है, तो वो इंडिया से लेगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, अपनी जो नीड्स है उनको एक दूसरे से कंप्लीट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ही क्या करेंगे,
कि भाई इसको एग्रीकल्चर भी इलेक्ट्रॉनिक भी करना है तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक में इतने ज्यादा महारत है नहीं, वैसे इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन मतलब मैं ऐसे ही जस्ट एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से आपको इस आंसर को मेंशन करना था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द इनलैंड एंड आउटपोर्ट्स, है ना, विद द एग्जांपल। तो इनलैंड क्या होता है, जो आपके देश के अंदर बने हुए हैं, मतलब इन द सेंस की मतलब आपके जो कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं तो उनके बीच में जितनी भी नदियां बहती हैं, बड़ी बड़ी नदियां जो हैं, तो उसमें चलने वाले जो आपके शिप्स हैं, जो आपके मतलब जो भी बोट्स वगैरह हैं, वो सब इनलैंड के अंदर आएंगे। और आउटपोर्ट्स में क्या होता है, जब आप समुद्र में चले जाते हो, समुद्र में जो आपको शिप मिलेंगे, बोट्स मिलेंगे, वो सब क्या क्या हो जाएगा, वो आपका आउटपोर्ट्स में हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस बताना है। तो जैसे कि अभी हमारे देश के अंदर क्या बने हुए हैं, नेशनल वाटरवेज बने हुए ना, वो किस लिए बनाए गए हैं, वो इनलैंड वाटरवे ही है एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे इलाहाबाद से हल्दिया, तो ये क्या स्टेट्स को काट के, तो ये जैसे जहां जहां गंगा रिवर बहती है उस रास्ते को पूरा क्या कर दिया, इनलैंड वाटरवे से कर दिया। अब जैसे इलाहाबाद से अगर कोई सामान जो है हमको क्या करना है, जैसे बाहर कहीं पहुंचाना है, इंडोनेशिया पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे नेशनल वाटरवे से जो आपकी जो शिप है वो यहाँ से सीधा सीधा रास्ता पकड़ेंगे और हल्दिया से होते हुए बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है जहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से इंडोनेशिया पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके जो इनलैंड वाटरवे से कैसे कनेक्टेड हो जाता है आउटपोर्ट्स वाला जो एरिया है, तो उसको आपको बताना है। तो इनलैंड क्या होता है, आपके कंट्री के अंदर जो एरिया है, जो आपकी जमीनी, जो आपका अंदर के एरिया में जहां पे स्थित है, जो रिवर्स वगैरह पे बनाया जाता है, वो इनलैंड पोर्ट्स होते हैं। और आउटपोर्ट्स क्या होते हैं, जहां पे समुद्र स्टार्ट हो जाता है, समुद्र में जब आप लंबी जर्नी करते हो लाइक दिस, ठीक है ना। तो ऐसे आपको डिफरेंसेस डाल देने थे। उसके बाद 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालिसिस एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जल क्रांति अभियान इन इंडिया। इसमें क्या है ना स्टूडेंट्स, जैसे आप 3 जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो क्या डाल सकते हो, जैसे पहला डाल सकते हो आपकी वाटर कंजर्वेशन, की हमें क्या करना चाहिए, पानी को कंजर्व करना चाहिए, है ना, पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे उसको कंजर्व करना है, कैसे उसे बचाना है। पानी आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया है, नेशनल रिसोर्स हो गया है, जिसकी बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है भविष्य में, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें कैसे पानी का संचय करना चाहिए, कैसे पानी को कंजर्व करना चाहिए, तो उसके बारे में आप डाल सकते थे कि भाई जैसे बारिश का पानी जो होता है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। और जैसे क्या है, अपने इरिगेशन के लिए हम तालाब बना सकते हैं, पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, तो उससे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये डाल सकते हैं। दूसरा क्या डाल सकते हो कि जैसे वाटर जो होता है वो सेल्फ रियलायंस होता है, जैसे आप पानी को कैसे शुद्ध बना सकते हो। अब जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज में क्लाउड सीडिंग वगैरह करवाई जाती है। और जैसे अरब जैसे कंट्री में तो समुद्र के पानी को भी प्यूरिफाई करके मतलब यूज किया जाता है। तो भाई इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि ये यूज कर लेते हैं, कि पानी की शॉर्टेज है तो उनको महत्व पता लग रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, पानी को तो उल्टा गंदा ही करते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें क्या करना चाहिए, तीसरा वाला क्या डाल सकते हो, वाटर मैनेजमेंट। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंडिया जो है वो पानी को बिल्कुल मैनेज नहीं करता है, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये पहल करनी चाहिए, अपने घर से ही अपने आसपास के पड़ोसी लोगों को भी बताना चाहिए इसके महत्व के बारे में, ठीक है, कि वाटर मैनेजमेंट कितना जरूरी है, अदरवाइज ये फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप इसके बारे में बता सकते थे, थोड़ा अपने अपने जो व्यूज है, अपने जो आइडियाज है वो डाल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें ना आप इसमें डाल सकते हो कि वाटर मैनेजमेंट को कैसे किया। तो ये 3 क्या मैंने आपको बताए, आप डाल सकते हैं वाटर कंजर्वेशन, दूसरा डाल सकते हो वाटर सेल्फ रियलाइज, और तीसरा डाल सकते थे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो इसका आंसर तो ना स्टूडेंट आपको मतलब बुक में ही पूरा दे रखा है, एक बॉक्स बना रखा है, वाटर रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है ना, उसमें लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो 2002 में आई थी, तो उसके आपको फीचर्स डाल देने थे। तो यहाँ पे कितने फीचर्स डालने थे आपको, 3 की फीचर्स डाल देने थे। तो उसमें जैसे बताया कि इरिगेशन को किस तरीके से हमें प्रमोट करना चाहिए, कैसे हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कैसे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स को, है ना। और किस तरीके से हम सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर को मतलब एक तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपको कोई भी 3 फैक्टर डालने थे, ये तो हमने कई बार डिस्कस किया था सैंपल पेपर में भी। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बाय गिविंग एग्जांपल। देखो ये यहाँ पे जो है जो हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, तो यहाँ पे बताना है कि भाई ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो है इसके बारे में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने किया ही होगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे 23rd क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया एंड एक्सप्लेन देम। देखो सैंपल पेपर में ना एक पूरा का पूरा सोर्स था जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सिर्फ वेस्ट को लेकर। अर्बन वेस्ट जैसे किस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, कि बड़े बड़े जो मेगा सिटीज हैं वहां पे बढ़ रहा है, छोटी छोटी सिटीज है वहां पे बढ़ता ही जा रहा है, जिसका मेन कारण होता है ये पन्नियां वगैरह, पॉलिथीन्स वगैरह जो है, बहुत कचरा जो डिस्पोज नहीं हो पाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये, है ना। तो ये
इसको डिस्पोज करने के लिए इंडिया में जो है क्या क्या मेजर्स हमको अपनाने चाहिए। तो ये तो भाई आप नॉर्मली एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते थे पूरा। आई होप आपने ये किया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में काफी कुछ लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन डी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, जिसको एचडीआई बोलते हैं। तो जैसे इसके जो 4 पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे इक्विटी है ना, तो जैसे सारे फील्ड में काम होना चाहिए, पर्टिकुलर सभी को मतलब एक तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाइड करना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये सब आप डाल सकते थे। उसके बाद सेकंड इसका जो होता है स्टेज, वो क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी होता है कि भाई आज भी आप इसको यूज कर लो और अपने फ्यूचर के लिए भी छोड़ के जाओ। ऐसी चीजें जहाँ पे मतलब जो कंट्रीज इन चीजों पे ध्यान देते हैं वो नंबर 1 पे रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या डाल सकते हो कि जैसे आप प्रोडक्टिविटी डाल सकते हो थर्ड में, कि किस तरीके से वहां पे जो कंट्री है वो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है ना, इनोवेशंस वगैरह इन सब पे ध्यान दे रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी वो यूज कर रहा है अपने कंट्री के अंदर, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है, कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का। एंड फोर्थ में क्या था भाई, एम्पावरमेंट था, है ना, वहाँ के जो लोग हैं उनको कितना फ्रीडम है अपने राइट्स के लिए, कैसे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये जो 4 पिलर्स है ना, ये इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। एंड इसकी जो रिपोर्ट है ये कौन मतलब पब्लिश करता है एवरी ईयर, ये करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी और में देख लेते हैं, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रैंक इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2020। तो 2020 में हाईएस्ट एचडीआई जो है ये कौन से कंट्री, मतलब कौन सा कंट्री जो है वो नंबर 1 पे था एचडीआई में। एंड एक्सप्लेन द 4 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये थोड़े सिमिलर सिमिलर से ही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या है ना, जैसे आपको रैंकिंग बतानी थी कि भाई 2020 के हिसाब से जो है कौन सा कंट्री नंबर 1 पे रहता है एसडीआई में, तो ये नॉर्वे ही रहता है। देखो मैंने आपको सैंपल पेपर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि एक मूवी आई थी आई थिंक मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, है ना, तो वो किस तरीके से अपने बच्चे को सिर्फ हाथ से खाना खिलाती है। नॉर्मली जैसे हमारे जो इंडियन मॉम्स होती हैं वो किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करती हैं, तो वैसे ही वो ट्रीट कर रही होती है। लेकिन भाई वहां की गवर्नमेंट को ये भी गवारा नहीं है कि बच्चे को हाथ से भी खाना खिलाया जाए, इतने मैनर्स वो लोग सिखाते हैं। मतलब क्या है ना कि डेवलपमेंट के वहां पे बहुत रास्ते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसीलिए क्या है वहां पे हर बच्चे पे, हर पीपल पे बहुत ध्यान देती है गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे यही इसी के ऊपर बताया गया है कि भाई जो इनकी अप्रोच होती है कि अच्छी इनकम होती है उन लोगों के पास, है ना, अच्छी कैपेबिलिटी होती है, ह्यूमन राइट्स वगैरह पूरे फुलफिल होते हैं उन लोगों के पास, सस्टेनेबिलिटी अप्रोच होती है। तो ये सारी अप्रोचेस के बेस पे जो है ना एचडीआई जो है नापा जाता है, आंका जाता है। ठीक है, और ये क्या है ना, जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे है, ये तो वैसे ही इतने कम पॉपुलेटेड एरिया वाले जो कंट्रीज है ना, तो इनमें तो भाई सरकार और पूरी फुली डेवलप्ड है ये, तो क्या है इनके पास और कोई काम ही नहीं है पब्लिक के अलावा ध्यान देने के अलावा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो उनकी रैंकिंग है ना ये चलती रहती है, नॉर्वे रहेगा या फिनलैंड रहेगा नंबर 1 पे, यही चलता रहता है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, स्वीडन वगैरह ये सब। तो यहाँ पे इसके बारे में डाल देना था आपको अप्रोचेस डालने थे एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया कि आप इनकम अप्रोच डाल सकते हो, आप सस्टेनेबिलिटी अप्रोच डाल सकते हो, आप ह्यूमन राइट्स अप्रोच डाल सकते हो, तो इन्हीं सब चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो मैंने आपको ना कई बार एक्सप्लेन किया था कि कमर्शियल लाइवस्टॉक क्या होता है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है ना, आपको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सारे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए थे। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाए भी थे आपको सारे सैंपल पेपर में ही। तो यहाँ पे ये पूछा है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, जहां पे पशुपालन किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आपका मीट है, वूल है ना, जहां से हम जो एनिमल्स की जो मतलब एनिमल्स को हम जो यहाँ पे रियर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसमें डालना है तो क्या आप फीचर्स डाल सकते हो कि भाई एनिमल रियरिंग की जाती है यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छी तरीके मतलब बड़े लेवल पे की जाती है। इंडिया जैसा कंट्री नहीं करता है ये ऐसी चीजें, यहाँ पे ये जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, तो ये लोग ज्यादा करते हैं इन सब कामों को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो कि जो फोडर, अब भाई इतने सारे लार्ज लेवल पे ये एनिमल्स को रियर्ड कर रहे हैं, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे, तो ये डाल सकते थे आप। देते एंड क्या डाल सकते हैं कि जैसे डिजीजेस, अब भाई इतने सारे एनिमल्स एक साथ एक बाड़े में रह रहे हैं, तो किस एनिमल को क्या बीमारी हो जाए, तो इसीलिए क्या है कि उनकी जो डिजीज वगैरह जो है ना फैले, उनकी जो हेल्थ केयर है ना उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, उनकी डिजीज को कंट्रोल किया जाता है ना, उनकी जेनेटिक्स को इम्प्रूव किया जाता है, ये सब आप डाल सकते थे। और क्या है, जैसे आप डाल सकते हैं कि भाई इनसे जो चीज बनती है जैसे मीट वगैरह उसको साइंटिफिकली टेस्टेड किया जाता है कि भाई क्वालिटी कितनी अच्छी है सब चीजों की, है ना। और क्या, जैसे ये मैंने आपको बताई थी कि कौन से कंट्री में हो सकते हैं, तो कोई भी मतलब आप 5 फीचर्स जो इसके बारे में डाल सकते थे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना आप आराम से करके गए होंगे आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है
एक्सप्लेन विद एग्जांपल द इम्पोर्टेंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, ये भी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे ये क्या है भाई, ये तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का तो आपको पता ही होगा कि भाई टीवी किससे चलती है, रेडियो किससे चलता है, इवन जो आप 24 घंटे फोन देखते हो ये किससे चलता है, वाईफाई वगैरह किससे चलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किससे कम्युनिकेट हो रही हैं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही हो रही है। इसके बारे में आपको एग्जाम्पल्स पे एक्सप्लेन कर देना था। उसके 27 क्वेश्चन है आप का ए, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब देखो कंजर्वेशन की पूरी एक तरीके से हर चीज को कंजर्व करने की बात की जा रही है। यहाँ पे पानी को कंजर्व करो, मिनरल को कंजर्व करो, क्योंकि भाई ये एग्जॉस्टिबल है, एक तरीके से खत्म हो जाएंगे एक समय पे। ठीक है, तो इनको बचा लो, नहीं तो फिर बाद में तरसोगे इनके लिए ऐसे करके। मतलब इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए हैं ना स्टूडेंट की, आपको फ्यूचर से रिलेटेड कि आपको किन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे क्या है कि आप जो मिनरल रिसोर्सेज से जो वेस्टेज निकलता है ना उसको रिड्यूस कर सकते हो। आप जो मेटल्स वगैरह है उनको किस तरीके से रिसाइकल्ड कर सकते हो। जैसे देखो अभी जो एक अभियान भी चला था कि भाई जो स्टैचूज वगैरह बन रहे हैं, तो आपके घर में जो भी मेटल्स बेकार पड़ा हुआ है, जो भी लोहा लंगड़ पड़ा हुआ है, उनको सबको मतलब कलेक्ट किया गया था और उससे स्टैचू बनाए गए थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मेटल्स को क्या कर रहे हो, आप मेटल्स को एक तरीके से रिसाइकल कर रहे हो, उनको रीयूज कर रहे हो ना एक तरीके से। तो ऐसे जो स्क्रैप में मेटल्स चले जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, एक तरीके से मिनरल रिसोर्सेज को बचा रही हैं। तीसरा क्या डाल सकते हो कि जो रिन्यूएबल चीजें होती हैं उनको हम कैसे सब्स्टिट्यूट में ला सकते हैं, क्या क्या चीजें और भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे कैसे हम प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर में उनको यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको डाल देनी थी। उसके नेक्स्ट और में क्या बोल रहा है इसका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। भाई ये तो कितनी बार डिस्कस किया था मैंने, पिक्चर दिखा दिखा के बताया था कि सोलर एनर्जी की 2 तरीके की होती है, इसके पैनल्स होते हैं, कैसे हीट आती है इसके ऊपर, सूरज की गर्मी आती है, कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 28 का, पाइपलाइंस आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, एग्जामिंग द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो जैसे क्या है, पाइपलाइंस किस चीज के लिए यूज की जाती है, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है, सीएनजी वगैरह, इन सब के लिए तो यूज की जाती है। तो ये एक बार जब बन जाती है ना, वैसे तो मतलब एक बार लागत बहुत अच्छी खासी लगती है इनकी बनने की, लेकिन अगर एक बार बन जाती हैं तो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, बहुत समय तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रेंडली होती हैं ये। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें डालना था कि पाइपलाइन जो है काफी सेफ है, इकोनॉमिक फ्रेंडली है। और जैसे आप एग्जाम्पल डाल सकते थे कि भाई जो सलाए जो पाइपलाइन है वो कैसे कनेक्टेड है मथुरा रिफाइनरी से, है ना। तो ये सब आपको डाल देना था इसके अंदर। उसके बाद जैसे हमारे जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो ये सब आप डाल सकते थे। ये हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है बी, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो इसमें आप डाल सकते थे कि भाई किस तरीके से हमारी जो सरकार है वो रोड बनाने में बहुत ज्यादा मतलब काम कर रही है, और आपने देखा भी होगा कि अब तो हर जगह तक रोड पहुंच चुकी है। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे जो देखो रोड जो है ना इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो रेलवे से मतलब कम ही पैसों में बन जाता है ये, लेकिन क्या है कि टेरेन एरिया तक, हिली एरिया तक भी आपके अगर रोडवेज बने हुए हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, आपकी मोबिलिटी वहां तक हो सकती है, ट्रेन वहां तक ऐसे नहीं पहुंच सकती है। तो ये जो सारी चीजें आप डाल सकते हो क्या क्या इसके एडवांटेजेस वगैरह हैं, और जैसे कि ये क्या है कॉस्ट अफेक्टिंग होती है, थोड़े से लोगों को कहीं पे भी लेके चली जा सकती है। तो रोडवेज जो है काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं हमारे इंडिया के अंदर। और जैसे अभी अब तो हर जगह ही रोड है भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी रोड है, हाईवेज बन गए हैं, मतलब कंटिन्यूअसली काम चलता ही जा रहा है हमारे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि जो रोड्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शन होता है ना इनकी मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क है, एक छोटा सा जीके क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन ई दे रखा है, तो ये क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर काफी सारे जो क्वेश्चंस है ना मैप के मैंने उसमें बताए थे, तो ये सारे वहीं से ही आए हैं स्टूडेंट। देखिए आपको मैंने बताया था कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है, ये प्लेसेस आप याद करके जाना, कंपास है ना, पंपास है आपका, वेल्ड्स है आपका, प्रेरीज है, स्टेपीज है, डाउन्स है ना, आपका कैंटरबरी प्लेन्स है। तो ये आपको जहां पे भी पूछेगा उसको आप मार्क कर देना। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो है ये कहाँ की जाती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, ठीक है, आपका जो यूएसए वगैरह है, ये सारे एग्जांपल्स। तो जहां पे भी अगर इसकी लोकेशन पूछी गई है आपको उसको बता देना था। उसके बाद सी बोल रहा है ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे। देखो मैंने आपको 3 रेलवे बताई थी, एक बताया था ट्रांस कैनेडियन रेलवे,
एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे और एक ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ये मोस्टली पूछी गई थी, बार बार रिपीटेशन में पूछी गई थी। तो जैसे आप इसका स्टेशन क्या डालना था आपको, ईस्टर्न मोस्ट बता रहा, तो हैलिफैक्स डालना था, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक पहुंच रही है जो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशन जो है इसका हैलिफैक्स हो गया, आंसर आपको लोकेशन में दे रखा होगा, मतलब प्लेस लोकेट कर रखी होगी, आपको आंसर लिखना था। उसके बाद यहाँ पे मेजर सी पोर्ट ऑफ एशिया, अब देखो यहाँ पे एशिया में कौन सा सी पोर्ट पूछा है उसके हिसाब से आपने बता ही दिया होगा, वैसे ही हमने सैंपल पेपर में एडन को भी देखा था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है अ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, ये भी मैंने आपको बताया था, लंदन वाला जो है जिसको हैथ्यू बोलते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग कैनाल, तो मैंने देखो आपको 2 कैनाल तो बताई थी कि भाई पनामा कैनाल और स्विस कैनाल, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये, इसके अलावा अगर कुछ आ जाए तो अलग बात है। पर पनामा कैनाल और ये तो सभी आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें मेंशन कर रखा है, पेपर्स में भी था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एरिया था नोमैटिक हर्डिंग वाला, ये आपने कर ही लिया होगा नोमैटिक हर्डिंग का। देखो हमने एक बार पढ़ा था, जो आपका जो रशिया का जो साइबेरियन एरिया होता है ना ऊपर टुंड्रा रीजन वाला, वहां पे है नोमैटिक हर्डिंग। और देखो जो अफ्रीका के आसपास जो मेडागास्कर एक छोटा सा एरिया है वहां पे था नोमैटिक हर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए है वैसे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है स्टूडेंट। ये सारे के सारे सैंपल पेपर जो मैंने अरिहंत के आपको बताए थे ना मैप, पूरे वहीं से ही आए हैं। मेरे को तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा जो हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट भी पढ़ के जाना, लोवेस्ट भी पढ़ के जाना, दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे बिहार में आपको लोकेशन करनी थी और अगर लोवेस्ट पूछता तो अरुणाचल प्रदेश में करना था। उसके बाद ये भी हमने देखा था कि भाई प्रोडक्शन ऑफ कॉफी कर्नाटक में होती है, सबसे ज्यादा कॉफी भारत के अंदर। उसके बाद हजारीबाग कॉपर माइन की कहाँ पे है, झारखंड में लोकेटेड है। नायवेली है ना, ये आपकी तमिलनाडु में है। उसके रत्नागिरी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या आयरन ओर इतने हैं नहीं, लेकिन भाई आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है तो आप मेंशन कर देना, महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विच स्टेट, हल्दिया, हल्दिया सी पोर्ट कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में। हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक हमारा जो नेशनल वाटरवे बन जा रहा है ना। एंड इन विच स्टेट अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड, तो अहमदाबाद कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो ये बोर्ड का एग्जाम का पेपर है ना काफी अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और आई होप आपने बहुत अच्छा किया भी होगा स्टूडेंट, है ना। 60 प्लस आपके आने ही चाहिए, इतना अच्छा आपने किया होगा तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। अब आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट पेपर आपका जो है ये अभी नेक्स्ट क्या है आपका, इकोनॉमिक्स आएगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद हिस्ट्री है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर देते हैं, इकोनॉमिक्स की कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की कर देंगे। पॉलिटिकल साइंस की मैंने पूरे अरिहंत की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। देखो आपको ना कुछ चीजें तो करनी ही है, आप क्या करना, सारे एमसीक्यूज देख लेना, ठीक है। जितने भी सैंपल पेपर के सारे एमसीक्यूज है, देखो क्वेश्चंस की गारंटी नहीं ले सकते क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेकिन एमसीक्यूज मोस्टली फर्स्ट आते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे एमसीक्यूज देख लेना, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह है, इनसे आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। मैपिंग वगैरह है वो देख लेना, ठीक है। तो अभी क्या है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दो अच्छे से स्टूडेंट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।